Hello everyone. Today we will start the chapter of civics. Chapter 5, the parliamentary government. In this chapter we will read about the system of government in India, Indian parliament, constituents, powers and functions, law making procedure in India. फर्स्ट ऑफ ऑल आप में इसमें दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये आपको खुद से करना है. क्या करनी है इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग. ओके. आइडेंटिफाई द बिल्डिंग. विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट डज दिस बिलोंग टू. वाई डू यू थिंक वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. Given its size and diversity, the framers of the Constitution of India understood that it would be difficult for a single government to administer the entire country and ensure the welfare of all citizens by sitting at one place. इसके साइज़ को देखते हुए और डाइवर्सिटी को देखते हुए द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन्होंने ऐसा फील किया कि इतनी बड़ी कंट्री को केवल एक गवर्नमेंट नहीं चला सकती. ओके. दस दे डिवाइडेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंगस्ट द 2 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को 2 जगह डिवाइड कर दिया गया, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओवर द ईयर्स द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट were decentralized to establish rural and the urban local self-governing bodies. कई सालों से जो स्टेट गवर्नमेंट का वर्क था वो रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को इस्टेब्लिश करना था. दीज बॉडीज़ केम टू बी नन एज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर विद इन द कंट्री इज नन एज फेडरलिज्म. और यही जो पावर्स को शेयर करने का अरेंजमेंट्स है कंट्री के साथ, वो क्या कहलाता है आपका फेडरलिज्म. वाइल डिक्लेयरिंग इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो क्लियरली स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. जब इंडिया को एक फेडरल कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट थी उनके बीच में पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना था. कौन सा वर्क स्टेट गवर्नमेंट का होगा और कौन सा वर्क आपका यूनियन गवर्नमेंट का होगा. तो द इश्यूज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो नेशनल इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए जितने भी इशू हैं सच एज बैंकिंग, डिफेंस एंड द फॉरेन रिलेशंस हैव बीन गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज on the subjects concerning their states such as transport. Okay, the list of subjects on which the union government can make laws is known as the union list. जिन भी सब्जेक्ट पर, जैसे कि अभी आपके ऊपर आए थे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन रिलेशन, इन पर कौन बनाता है, जो लॉ बना रही है यूनियन गवर्नमेंट बना रही है, तो ये किसके अंदर आएंगे, यूनियन लिस्ट के. और द सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज आर कंटेंड इन द स्टेट लिस्ट. जिन पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी वो आएंगी स्टेट लिस्ट के अंडर. और जिन पे ये दोनों मिलके लॉ बनाती हैं यूनियन और स्टेट, वो आते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट. फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ये आपको फाइंड करने हैं और डिवाइड करके लिखने हैं तीनों. ठीक है. एक साइड आपके स्टेट लिस्ट के स्टेट में और एक साइड यूनियन के और एक तरफ दोनों के, जो जो जिसके अंडर में आते हैं वो वर्क लिखने हैं आपको इसमें. नेक्स्ट है आपका अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए फेडरल कंट्री, इंडिया आल्सो हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल होने के साथ साथ क्या है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स दैट ईच टायर ऑफ द Each tier of the government in the country consists of representatives elected by the people.
इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, पीपल्स के द्वारा, आम जनता के द्वारा। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। We have already studied the composition, powers and functions of the state government and local self-governing bodies. In this chapter, we will study the composition, powers and the function of the union government. बेटा चैप्टर 4 जो है मैंने नहीं कराया है आपको, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसलिए आप इसको खुद से रीड कर लेना, आप स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से वर्क होते हैं। ओके, अब आता है इसमें यूनियन गवर्नमेंट। The union government performs three fundamental functions. Three fundamental functions हैं union government के। First, legislative laws, executive laws, and the provide justice in accordance within the laws. Okay? कानून बनाना, उन्हें execute करना, and the provide justice in accordance with the law. These functions are performed by the three organs of the government. किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ये फंक्शंस? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशरी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनियन लेजिस्लेचर। द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंट्रल लेवल इज नोन एज द इंडियन पार्लियामेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ओके, कम से कम 2 बार मिलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एक साल में कम से कम 2 बार इनके मेंबर जो हैं आपस में मिलते हैं। फर्स्ट है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। ही और शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज that consists of the member of the Indian Parliament and member of the Legislative Assembly. Eligibility criteria and the term. In order to become the President of India, a person must fulfill the following conditions. First condition, he or she must be a citizen of India. He or she must be at least 35 years of age. He or she must be qualified to become a member of Lok Sabha. He or she must not be a holder of any public office under central, state or local government. The President is elected for a term of 5 years. He can be removed from his position only for the violation of the Constitution of India. The procedure of the removal of the President as laid down in the Constitution of India is known as the impeachment. He may also resign from his office by addressing a resignation to the Vice President of India. In the next video, we will read about the Lok Sabha.